Hello students, let us start with the next topic of chapter solution. Next topic is solubility. तो क्वेश्चन आता है solubility क्या है? solubility का मतलब कितनी जो कोई सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, जैसे सॉल्ट को सॉल्ट हो शुगर हो उसको पानी में डाला तो उसे घोलो, क्या होता है? इट बिकम सॉल्युबल, राइट? तो दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो क्या सारी तरह के जो सब्सटेंसेस हैं हर किसी में डिज़ोल्व हो जाते हैं? नो, ऐसा नहीं होता। अब वाटर है, उसमें ऑयल डालो तो व्हाट विल हैपन? बोथ विल रिमेन सेपरेट, राइट? तो सॉल्वेंट इन सॉल्ट की बात करो या सॉल्वेंट इन ऑयल की बात करो, रिजल्ट दोनों में डिफरेंट हो जाता है। सॉल्ट गेट डिजॉल्व बट ऑयल डू नॉट। वाई इट हैपन्स? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो ऐसा क्यों होता है। अच्छा, मुझे बात बताओ, क्या पर्सन्स दो जो कि गुड फ्रेंड्स हैं उनकी नेचर सेम होती है? राइट, सेम होती है। ठीक है, तो और जो डिफरेंट होंगे उनकी नेचर सेम नहीं होती, तो कौन किसके साथ बैठना पसंद करेगा? अपने फ्रेंड के साथ बैठना पसंद करेगा, क्योंकि नेचर सेम होती है। गैंग सेम बन जाता है ना एक तरह के। जो आप देखो क्लास में जो शरारती लोग बच्चे होते हैं और शरारती के साथ ही बैठेंगे, और जो पढ़ाकू होते हैं पढ़ाकू के साथ बैठते हैं। उनकी नेचर जहाँ सेम होती है वही फ्रेंड्स बनते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पोलर मॉलिक्यूल्स? पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना? अब जैसे वाटर की हम बात करते हैं, वाटर में क्या होता है? ओ नेगेटिव चार्ज, एच पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। तो सॉल्ट जो होता है NaOH, सॉरी NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है ना, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो उसमें सोडियम क्या होता है? पॉजिटिव, क्लोरीन क्या होता है? नेगेटिव। अब दोनों में चार्जेस हैं, राइट? तो ये दोनों क्या होंगे? ये फ्रेंड्स होंगे ना, फ्रेंड्स होंगे, क्योंकि नेचर सेम है भाई। नेचर सेम है तो इकट्ठे बैठना पसंद करेंगे, तो ये एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पोलर जो सब्सटेंसेस है वो पोलर सब्सटेंसेस में ही डिजॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में होंगे। जैसे अगर हम बात करें अल्कोहल, अल्कोहल जो है वो डिजॉल्व किस में हो सकती है? ऑयल में हो सकती है। ठीक है, ऑयल इज नॉन पोलर, अल्कोहल इज नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मैंने अभी बात बताई ना, कि जो शरारती स्टूडेंट्स है वो शरारती के साथ ही बैठना पसंद करते हैं। तो अल्कोहल जो है वो नॉन पोलर होते हुए ऑयल में डिजॉल्व हो सकता है, बिकॉज ऑयल इज ऑल्सो नॉन पोलर। द नेक्स्ट है व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। अगर ये क्वेश्चन आता है सॉल्युबिलिटी है क्या, तो solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount. तो solubility मतलब कि कोई substance कितने लेवल तक दूसरे substance में घुल सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अच्छा, तो क्या हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसा होता है क्या? सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने की बात करें तो सॉल्युबिलिटी को एक, चलो मैं एग्जांपल बताती हूँ। अगर एक कार है, 5 सीटेड कार है, ठीक है, और उसको डायरेक्टली हम 7 सीटर नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि 2 जने हम डिक्की में एडजस्ट कर देते हैं, छोटे बच्चे, तो हमने उसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ा दी। बेसिकली हमने उसकी डिक्की को यूज़ कर लिया। ठीक है, उसी तरह से हम किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हम सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सॉल्वेंट अगर बढ़ा दें, बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, राइट, बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर, तो सॉल्युबिलिटी तो बढ़ जाएगी ना। ठीक है, हमने पीछे की सीट्स को, जो जगह को वो यूज़ कर लिया, तो हमने उसकी जगह बढ़ा दी, उसको यूज़ कर लिया। तो उसी तरह से अगर किसी सब्सटेंस में हम सॉल्युबिलिटी है, एक गिलास में हमने 20 चम्मच 25 चम्मच नमक डाल दिया, हम चाहते हैं और नमक घुले, तो हम क्या कर सकते हैं? चलो उसमें पानी और डाल देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देन हाँ, अगर हम उसे बॉयल करेंगे तो भी वो और उसमें घुलेगा। ठीक है ना, मतलब ये कि टेम्परेचर बढ़ाने से भी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और प्रेशर एक और
वे है जिसके थ्रू हम सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। दीज आर द 3 वेज। कौन कौन से? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिबिलिटी क्या होता है हमने स्टडी किया। अब सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है, ठीक है। व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, जब हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं, सॉल्यूट इज व्हाट, इसमें सॉलिड कहा, सम सॉल्यूट डिजॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। जब कोई सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो जाता है उस सॉल्यूशन में, तो उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाती है, एंड दिस इज नोन एज डिसोल्यूशन। देन व्हाट इज डिसोल्यूशन? तो इसमें आएगा व्हेन सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट, जैसे नमक को पानी में डाला, उसे घोला, तो वो पानी में घुल गया, तो वो जो नमकीन पानी है जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है वो बढ़ गई आफ्टर एडिंग एंड मिक्सिंग द सॉल्ट, एंड द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। इसको डिसोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर ये पूछो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, तो कई बार क्या होता है कि जो सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट है, हम अभी सॉलिड इन लिक्विड को स्टडी कर रहे हैं ना, तो कुछ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं दे कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं एंड गेट सेपरेटेड आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, और उसमें से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब चलो बात करते हैं, दूध से बनता है क्या? घी। व्हाट इज दैट? तो उसमें क्या होता है, दूध इट इज़ अ लिक्विड ना, तो लिक्विड से सॉलिड बना, घी बना, ठीक है ना। तो वो क्या था, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स, फैट पार्टिकल्स वो कोलाइड करके सेपरेट हुए, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। हम लिक्विड्स जो है उसमें जो बना सॉल्यूट पार्टिकल्स जो थे, सॉल्यूट पार्टिकल्स वो कोलाइड हो करके सॉल्यूशन से सेपरेट हो गए, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ओके। अब एक और मैं आपको बताती हूँ, सिंपल बात बताती हूँ। अच्छा, अब हम एक पार्टी गैंग की बात करते हैं। इस बात को बड़े ध्यान से समझना कि एक पार्टी गैंग है, ठीक है, या एक डांस फ्लोर है। डांस फ्लोर के मानो कि 10 बच्चे डांस कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 4 बच्चे उसमें से आ गए, 4 और आ गए उस डांस फ्लोर पे, तो वो तो बहुत भर जाएगा ना, तो डांस नहीं कर पाएंगे बाकी। तो जैसे 4 आए तो 4 ने उसको छोड़ दिया, किसको? डांस फ्लोर को, ताकि सभी अच्छे से डांस कर ले। अब फिर क्या हुआ, फिर 4 और आए, तो जैसे 4 और आए 4 ने छोड़ दिया, तो टोटल बच्चे तो 10 ही रहेंगे डांस फ्लोर पे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 10 वाली है ना। तो आपको समझाने के लिए बात बता रही हूँ। तो वो सभी ये सोचते हैं कि ठीक है 10 बच्चे जो है वो अलाउड है, जैसे 4 आते हैं तो 4 छोड़ रहे हैं, तो 4 आ रहे हैं। तो बेटा मैंने आपको बात बताया जैसे एक डांस फ्लोर का कि 4 आ रहे हैं तो 4 जा रहे हैं, टोटल बच्चे वही रह रहे हैं, उसमें चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो नेट साइज ऑफ पार्टी गैंग वो वही का वही आ रहा है। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इसी बात को मैं आपको समझाती हूँ कि एक ऐसी स्टेज, अब हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करते हैं, एक ऐसी स्टेज जिसमें डेसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन दोनों ही सेम रेट पे बन रहे हैं, दोनों प्रोसेसेस। कौन कौन सी बोलो, लिखो कमेंट बॉक्स में। डेसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, दे अकर एट द सेम रेट। और उस कंडीशन में क्या होता है, अंडर सच कंडीशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन दे विल बी इक्वल टू द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट। जितने सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं उतने वो क्रिस्टलाइज भी हो रहे हैं, ठीक है। तो उस स्टेट को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जितने सॉल्यूट हैं और में जो डिज़ोल्व हो रहे हैं सॉल्यूट, जितने सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहे हैं उतने ही क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। टोटल नंबर वही है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट सब वही है, लेकिन जितने डिज़ोल्व हो रहे हैं उतने ही क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। उस स्टेज को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको कैसे लिखेंगे?
A stage is reached when dissolution and crystallization occur at the same rate. Under such conditions, number of particles going into the solution will be equal to the solute particles separating out and a state of dynamic equilibrium is reached. ठीक है, तो ये रिवर्सिबल मतलब दोनों तरफ से ये प्रोसेस हो सकती है, सल्यूट और सॉल्वेंट की, जैसे दोनों तरफ मैंने बताया ना, पार्टिकल्स आए स्टेज पर फिर वो निकल गए, ठीक है ना, तो दोनों तरफ से जो है वो इक्विलिब्रियम जो है दोनों तरफ से ये प्रोसेस हो सकती है. एट दिस स्टेज concentration of solute in a solution will remain constant. solute उतने का उतना ही है, चाहे वो डिजॉल्व हो रहा है और चाहे वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है. इट रिमेन कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर. मतलब कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस की बात की है, टेम्परेचर प्रेशर पे वही रखना है हमें. हाँ, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर है तो उसमें डिज़ोल्व ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना. तो अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर नंबर ऑफ सॉल्यूट वही रहेंगे, लेकिन जो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो एट द सेम रेट होगी, एंड दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट होता है बेटा, अब हम एक 1 वाटर ग्लास में हम 1 स्पून सॉल्ट डालें, 2 स्पून डालें, 3 डालें, मानो 20 डाल दें, खुल रहे हैं. उसके बाद मानो और 5 स्पून डाल दिया. एक ऐसी स्टेज भी आएगी जब वो घुलना बंद कर देगा नमक, क्योंकि जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतना वो घुल गया. अब उसमें और नमक नहीं घुल सकता, उसकी कैपेसिटी अब उसके बियॉन्ड हो चुकी है उस सॉल्यूशन को जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व. अब और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है. और अगर और सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर तो दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा. अच्छा, तो अब मैं एक जनरल बात करती हूँ. पहले ली चाटलिया की बातें करेंगे, पहले हम अपनी बात करते हैं. अच्छा, मानो आप स्टडी करना चाहते हो, केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और तुम पढ़ना भी चाहते हो, और उधर मम्मी ने लगा दिया टीवी जोरों शोरों पे. अब क्या होगा, आपको तो पढ़ना था, कल टेस्ट भी है, पर मम्मी तो नहीं मान रही भाई, कि वो तो कहेगी मुझे अपना सीरियल देखना है. क्या करोगे आप उठ के दूसरे रूम में जाओगे जहाँ थोड़ी नॉइस कम होगी, है ना. तो उसी तरह से कोई भी सिस्टम, आप नॉइस फ्री रहना चाहते हो, क्योंकि आप एक चेंज को, ये चेंज हुआ ना कि आप आराम से बैठे पढ़ रहे थे और एकदम लाउड वॉल्यूम लग गया टीवी का, एक चेंज हुआ ना, आपने उस चेंज को अपोज कर रहे थे, उस चेंज को नहीं लेना चाहते थे. तो जब भी कोई चेंज होता है तो सिस्टम भी उसको अपोज करता है, वो भी चेंज को मतलब फेवर नहीं करता. तो इसके बारे में जो बताया अबाउट द सिस्टम, दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल. क्या है ली चैटलियर प्रिंसिपल? क्या था ली चैटलियर प्रिंसिपल? कि इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, अगर तो डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक कौन सी प्रोसेस होती है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है. एच इज हीट जो है इट इज लेस देन जीरो से लेस है. दैट इज उसमें क्या होगा था, सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर. तो सॉल्युबिलिटी राइज ऑफ टेम्परेचर से डिक्रीज होती है, ठीक है. तो अब एक जनरल बात करते हैं, जो फिश होती हैं समुंदर के पानी में, तो वो ठंडे पानी में ज़्यादा रहना पसंद करती हैं. आप वहाँ देखो जहाँ पानी ज़्यादा ठंडा होता है ना, वहाँ ज़्यादा स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं ना, जहाँ बहुत सारी फिश इकट्ठी मिलती है. रीज़न क्या होता है, उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है ठंडे पानी में. जहाँ थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन जो है वहाँ कंपैरेटिवली विद द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑक्सीजन जो होती है लॉस होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है. तो वहाँ फिश ज़्यादा नहीं रहेंगी, वहाँ कम होएंगी कंपैरेटिवली. तो अब ये वही है कि कुछ ऐसी डिसोल्यूशन की प्रोसेस होती है जो कि एक्सोथर्मिक होती है. एक्सोथर्मिक का मतलब कि सॉल्युबिलिटी जो है वो जैसे राइज करेगा टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी.
पानी को गर्म करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन वेपोराइज होती है, हाइड्रोजन वेपोराइज होती है, तो उसका मीन्स कि दैट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। एनर्जी इंक्रीज, सॉलेबिलिटी डिक्रीज। अगर हम हीट एनर्जी बढ़ाते हैं तो सॉलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉलेबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है। और दूसरा है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक उल्टा चलेगा कि हम हीट दे रहे हैं और एकदम घुलती है चीनी। हम मानो घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए और मम्मी ने कह दिया बेटा जी ज़रा 5 गिलास शरबत बना के लाओ, और बेटा जी को चीनी घोलनी तो भाई बड़ी औखी लगती है। तो एक आसान तरीका मैं बता देती हूँ, फटाफट थोड़े से पानी में शुगर डालो और गर्म कर डालो, फटाफट घुल जाएगी। क्यों? प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, है ना। तो सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर। तो सॉलिबिलिटी जो है वो राइज ऑफ टेम्परेचर से इंक्रीज होती है। कुछ प्रोसेसेस में जो डिसोल्यूशन है वो इंक्रीज होती है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, और उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, इन विच अब एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, जो सॉलिबिलिटी है H with the rise increase of temperature, that means 0 से ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हमने पढ़ा कि टेम्परेचर का इफेक्ट सॉलिबिलिटी पे होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर होती है तो टेम्परेचर राइज होता है, सॉलिबिलिटी कम होने लग जाती है। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है तो जैसे टेम्परेचर जो है बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो डिसोल्यूशन 2 टाइप से होगी। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी। प्रेशर का सॉलिबिलिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है। सॉलिड्स इन लिक्विड्स में। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स दे आर नॉट कंप्रेसिबल। प्रेशर से वो कंप्रेस नहीं होते, इसलिए उनका इफेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। लिक्विड में सॉलिबिलिटी, गैस की सॉलिबिलिटी कैसे रहती है। अगर हम बात करते हैं HCl गैस की, हाइड्रोक्लोरिक गैस, तो ये इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें, इट डिजॉल्व्स इन स्मॉल अमाउंट। तो सॉलिबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि गैस है ना, गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। गैस कंप्रेसिबल है तो ये टेम्परेचर प्रेशर दोनों पे मतलब डिपेंड करेगी। ठीक है ना। अब हम एक बीकर में हमने सॉल्यूशन लिया और गैसियस पार्टिकल ऐड किया, ऊपर से हमने इसको क्लोज किया। ठीक है। अब इसमें जितने यहाँ गैसियस पार्टिकल्स दिखाए हैं और ये सॉल्यूशन दिखाया, अब जितने गैसियस पार्टिकल्स इसमें एंटर कर रहे हैं उतने लीव कर रहे हैं। जैसे वो बताया था ना कि जितने एंटर कर रहे हैं उतने लीव कर रहे हैं। अगर 4 स्टूडेंट डांस फ्लोर पे आ रहे हैं तो 4 जा रहे हैं। उसी तरह से यहाँ गैसियस पार्टिकल्स है, कुछ इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, कुछ लीव कर रहे हैं। वो कंडीशन अगर इसमें भी हम एज्यूम करते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर ये प्रेशर बढ़ा दिया, इसको नीचे किया। ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया, ये प्रेशर हमने बढ़ा दिया इसके ऊपर। ठीक है, इसी बीकर के ऊपर। अब क्या हो गया, अब जो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स सॉल्यूशन में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इट विल इंक्रीज। अब ये रेड पार्टिकल्स जो ऊपर थे अब यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो रेट एट विच द गैसियस पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग द सरफेस टू एंटर। अब यहाँ पर विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर जो है, अब सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट में ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि इनका जो रेट है गैसियस पार्टिकल्स का, वो सरफेस को जो स्ट्राइक किए थे वो इनसाइड द सॉल्यूशन ज़्यादा हो गया। मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ गैस in a liquid will increase with the increase of pressure, right? इसको कैसे आपको लिखना है, take a screenshot of it. इसका पहले डायग्राम कर लो, स्क्रीनशॉट कर लिया। अब नेक्स्ट में करती हूँ, इसको कर लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए। कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई तब तक जब तक एक न्यू इक्विलिब्रियम राइज नहीं हुआ। अब मैंने जैसे अभी डायग्राम में दिखाया, अब वो सारे उसमें जो गैसियस पार्टिकल थे वो डिसॉल्व हो गए जब तक कि एक न्यू इक्विलिब्रियम नहीं। इन एन इंक्रीज इन द प्रेशर
ऑफ गैस अबव द सोल्यूशन एंड द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। वही कि गैस को अगर हम सॉल्यूशन में हमने डाला, सॉल्वेंट में डाला, तो इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज करने से ज़्यादा गैशियस पार्टिकल्स उसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का इफेक्ट जो है सॉलिड लिक्विड में नहीं होता, लेकिन गैसेस में होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो सॉलिड लिक्विड में किसका प्रेशर था ज़्यादा, बोलो? टेम्परेचर का। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो लॉ इसके बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज़ हेनरीज लॉ। जो हमने अभी पूरी बात डिस्कस करी है उसके बारे में सबसे पहले हेनरी इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इसके बारे में बताया। हेनरी का क्या कहना था कि ये जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाती है अगर हम उसके प्रेशर को बढ़ा दें। मतलब प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को कुछ नहीं किया। जैसे अभी मैंने बताया कि दोनों बीकर्स में हमने क्या किया, उसका प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई। इसी के बारे में हेनरी ने बताया। लेट अस स्टडी। हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट। अब ये इसका लॉ क्या कहता है? द लॉ स्टेट्स, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो बेटा साथ साथ। The law states that at a constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. तो मतलब अगर हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, डाल्टन एक और साइंटिस्ट था जिसने कि हेनरी के जैसे ही बात कही, लेकिन इंडिपेंडेंट वर्क में कही, उसके साथ नहीं था। मतलब अपना इंडिपेंडेंट इसके ऊपर वर्क कर रहा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के ऊपर। तो उसने क्या कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड सोल्यूशन इज़ अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये जो पार्शियल प्रेशर, इसके ऊपर जो है सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। मतलब कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज़ अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो वी कैन से दैट, उसमें हम ये कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन हमने स्टडी किया था। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन में क्या था हमने स्टडी किया था। अब इसमें क्या है कि मोल फ्रैक्शन इस डायरेक्टली, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सॉल्यूट के हैं या जो डिज़ोल्व हो रहे हैं, उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है। मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो मोल फ्रैक्शन इट इज़ अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ one component divided by total number of moles of the both the components. The most commonly used form of Henry law states that, एक इसमें हेनरी लॉ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्म है जो कि जनरली यूज़ की जाती है। वो क्या है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ वेपर फेज is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. ठीक है, क्या है ये? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। जब गैस वेपर फेज में है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल है? इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस काई इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम इसको ऐसे ही करते हैं, पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो जैसे हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट लग जाता है। ठीक है ना, ये आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, तो KH इज़ द हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट लग जाता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब जो डिफरेंट गैसेज हैं इनमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट होती है। KH इज़ द हेनरीज कांस्टेंट ना। हेनरी कांस्टेंट किसके जो पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट लगता है, एंड KH इज़ द कांस्टेंट। ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट है। डिफरेंट गैसेज का डिफरेंट
KH वैल्यू होता है। हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस। अब जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होती है उतनी उसकी सॉलिबिलिटी कम होती है। जितनी KH की वैल्यू ज़्यादा उतनी सॉलिबिलिटी कम। वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो KH की वैल्यू इंक्रीज होती है। इफ़ KH इंक्रीज, अगर KH इंक्रीज करता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज। ठीक है। अब यही बात जो एक मैंने बताई थी कि अगर एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे प्रेफर टू सर्वाइव इन कोल्ड वाटर, बताया था ना अभी, क्यों? बिकॉज दे गेट मोर ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है। आगे आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में, एक मिनट, यस, इसको साथ साथ बेटा स्क्रीनशॉट कर लेना। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में क्या होता है कि अगर सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करो, तो ढक्कन खोलते हैं ना जैसे हम किसी सॉफ्ट ड्रिंक का, तो एकदम से की आवाज़ आती है, वो क्या होता है? प्रेशर होता है गैस का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है ना। मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में हाई प्रेशर पे डिजॉल्व होती है, और जैसे उसको करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो प्रेशर जो है वो रिलीज़ होता है। ठीक है। अगर हम डीप इन वाटर बॉडीज़ की बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। जैसे हम डीप इन सी वाटर बॉडीज़ की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जितना नीचे जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस बढ़ेगी। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वाइल ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं, इंक्रीज्ड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड। तो सांस लेने में भी वो प्रेशर बढ़ता है, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस भी ब्लड में बढ़ती है। तो जैसे वो डाइवर्स ऊपर आते हैं तो प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा ना, नीचे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। जैसे वो ऊपर आते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेजुअली कम होता है। तो उससे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द ब्लड। तो जो ब्लड है उससे उसमें फॉर्मेशन ऑफ बबल्स होगा, और इससे ये थोड़ा डेंजरस होता है। क्यों? दिस ब्लॉक्स ब्लड कैपिलरीज एंड क्रिएट्स मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स। तो इससे बेंड्स की प्रॉब्लम आती है, ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो सकती हैं, एक मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, जो जिसमें वो ये जो कंडीशन होती है बहुत पेनफुल होती है। ये बेटा साथ साथ आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो वो जो बेंड्स की प्रॉब्लम है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अगर ब्लड में हो जाती है तो उस कंडीशन से क्या होगा, मतलब पेनफुल कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? उसका तरीका वही है जो स्कूबा डाइवर्स अपने साथ टैंक्स लेके जाते हैं। देखा है ना आपने, टीवी में देखा होगा, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं अपने साथ टैंक्स लेके जाते हैं। वो टैंक्स में क्या पड़ा होता है? उसमें फिर इट इज़ फिल्ड विद द हीलियम, 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये इससे ये जो बेंड्स की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती। अगर हम बात करें हाई एल्टीट्यूड की, ये तो हमने बात की डीप इन द सी। ठीक है। अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें, ऊंचाई पे जाते हैं, तो जैसे हायर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो क्लाइंबर्स को प्रॉब्लम आएगी, वीक फील करेंगे, अनेबल टू थिंक। जब थोड़ा कम ऑक्सीजन सप्लाई होती है, वीक फील करते हैं, उनकी एबिलिटी टू थिंक भी रिड्यूस होती है। ठीक है। तो इसको एनॉक्सिया बोलते हैं इस कंडीशन को। तो उस केस में क्या होता है? दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विल देम टू अवॉइड दीज कंडीशंस। तो वो भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं। अब सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है? सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। गैसेस की बात करें हम, ठीक है ना, गैसेस तो क्या होता है? वेपोराइज हो जाएंगी ना। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि जहाँ गर्म पानी होगा वहाँ फिश नहीं ज़्यादा दिखेंगी, जहाँ ठंडा पानी होगा वहाँ दिखेंगी, क्योंकि सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, कोल्ड वाटर ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। तो गैसेस की जो सॉलिबिलिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ने से डिक्रीज होती है। डेसोल्यूशन फॉलो ली चैटलर प्रिंसिपल। एज डेसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सॉलिबिलिटी शुड डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस रही, इसमें जिसमें जैसे वाटर में गैसेस जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में उनकी सॉलिबिलिटी
डिक्रीज़ होती है। ठीक है बेटा, आपको टॉपिक समझ आया हो, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।